जीवन क्लासेस। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीवन क्लासेस। आज हम बात करेंगे पॉलिटेक्निक सेकंड सेमेस्टर के अनुप्रयुक्त भौतिकी सेकंड, अप्लाइड फिजिक्स सेकंड के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने फिजिक्स में यूज किए जाने वाले कुछ इंपॉर्टेंट कांस्टेंट वैल्यू के बारे में हमने जाना था, जो फिजिक्स में न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होती हैं। आज हम इस वीडियो में यूनिट फर्स्ट के टॉपिक तरंग गति एवं अनुप्रयोग, जिसको अंग्रेजी में वेव मोशन एंड एप्लीकेशन कहते हैं, तो बात करते हैं तरंग के बारे में, यानी वेव के बारे में। तो वेव क्या होती हैं, वेव का वैज्ञानिक और तकनीकी प्रयोग क्या होता है, वेव के अभिलाक्षणिक और उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, यह सभी महत्वपूर्ण एवं संभावित प्रश्न हैं जो आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं यांत्रिक तरंग, जिसको अंग्रेजी में मैकेनिकल वेव कहते हैं। तो यदि हम मैकेनिकल वेव के बारे में बात करें तो यह फिजिक्स का एक ऐसा टॉपिक है जो आप सभी ने प्रैक्टिकली किया हुआ होगा। माना कि रस्सी का कोई टुकड़ा है और उसके एक सिरे को हमने दीवार पर बांधकर दूसरे सिरे को हाथ में पकड़ा हुआ है। अब जिस सिरे को हाथ में पकड़ा हुआ है उसको नीचे ऊपर झटका जाए तो हम यह देखते हैं कि रस्सी में एक विशेष प्रकार की तरंग उत्पन्न होती है। अब यह तरंग एक निश्चित चाल से दीवार की तरफ चलती है, दीवार की तरफ बढ़ती हुई हमको प्रतीत होती है। तरंग के आगे बढ़ने के लिए यहां रस्सी एक माध्यम का काम करेगी, क्योंकि हमको जो तरंग दिखाई दे रही है वो रस्सी में दिखाई दे रही है। तो रस्सी क्या हुई, उस तरंग के लिए माध्यम कहलाएगी। माध्यम की अनुपस्थिति में कोई तरंग पैदा नहीं होती है, यह आप याद रखिएगा। तो यांत्रिक तरंग की डेफिनेशन देख लेते हैं। वे तरंगे जिनको आगे बढ़ने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। हमने अभी आपको बताया कि माध्यम की अनुपस्थिति में कोई तरंग पैदा नहीं होती है। तो मैकेनिकल वेव जो यांत्रिक तरंग होती हैं, वे तरंग होती हैं जिनको आगे बढ़ने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, यांत्रिक तरंगे कहलाती हैं। अगर हम इसका एग्जाम्पल देखें तो शांत जल में पत्थर फेंकने के बाद जल की सतह पर उत्पन्न तरंग, आपने काफी बार देखा होगा कि जब आप किसी तालाब के शांत जल में पत्थर को फेंकते हैं तो उसमें तरंग उत्पन्न होती है। तो वे तरंग यांत्रिक तरंग कहलाती हैं। इसी के साथ किसी यांत्रिक तरंग के माध्यम का प्रत्येक कण तरंग की गति की दिशा में आगे वाले कण को ऊर्जा तथा संवेग स्थानांतरित करता है। यदि हम मान लें कि यहां पर कोई कण है तो वो यहां पर उपस्थित कण को क्या करेगा, ऊर्जा और संवेग देगा, जिससे कि यह कण आगे प्रोपेगेट करेगा। और यह कण जैसे ही आगे प्रोपेगेट करेगा, आगे चलेगा, तो यह अपने पास वाले कण को ऊर्जा स्थानांतरित करता है। ऐसे ही सभी कण एक दूसरे को ऊर्जा स्थानांतरित करते चले जाते हैं। इस तरह किसी यांत्रिक तरंग की गति संभव हो पाती है। इसीलिए हम कहते हैं कि यांत्रिक तरंग की गति में माध्यम के कण अपना स्थान नहीं छोड़ते हैं, वे अपनी साम्य स्थिति के सापेक्ष कंपन करते हैं। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि यदि हम इस रस्सी पर जगह जगह एक स्याही के निशान को बना दें और जब ये वेव रस्सी में देखी जाएगी तो हम देखते हैं कि ये जो स्याही के निशान थे
ये अपनी साम्यावस्था में सापेक्ष गति करते हैं, अपनी साम्यावस्था के सापेक्ष ही गति करते हैं, जो भी हमने यहां पर स्याही से निशान बनाए थे। तो इन सब के अतिरिक्त वे तरंगे जिनकी गति करने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, वे कौन सी वेव कहलाती हैं? विद्युत चुंबकीय तरंगे, जिनको हम इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है प्रकाश की तरंगे, या फिर हम बोल सकते हैं कि उष्मा विकिरण। तो वे तरंगे जो किसी माध्यम में दिखाई दें वो यांत्रिक तरंगे कहलाएंगी, और वे तरंग जिनको माध्यम की आवश्यकता नहीं होती हैं वो कौन सी तरंग कहलाएंगी? वो कहलाएंगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इसको आप याद रखिएगा। अब यांत्रिक तरंगें दो प्रकार की होती हैं, जिनमें फर्स्ट है अनुप्रस्थ तरंग, जिसको इंग्लिश में ट्रांसवर्स वेव कहते हैं। अब ये ट्रांसवर्स वेव कौन सी होती हैं? तो वे तरंगें जिनमें माध्यम के कणों का विस्थापन तरंग की गति की दिशा के लंबवत होता है। कहां पर? तरंग की गति की दिशा के लंबवत होता है। आइए इसको फिगर के माध्यम से समझते हैं। दिखाई गई तरंग में माध्यम के कण द्वारा ये कुछ पॉइंट दिखाए गए हैं। ये हमने मान लिया कि ये माध्यम के कण हैं। जितने भी पॉइंट्स हमने दिखाए हैं ये क्या हैं? कण की स्थिति दिखाई गई है। अब इस चित्र से स्पष्ट है कि माध्यम के कणों का जो साम्य स्थिति में विस्थापन है वो तरंग गति की दिशा के लंबवत है। देखिएगा जितने भी कण हैं वो क्या हैं? इस तरंग गति की दिशा के लंबवत हैं, यानी कि तरंग गति इस साइड है तो ये यहां पर दिखाई देगा, ठीक है, ये इस साइड में दिखाई देगा। तो इनके बीच बनने वाला जो एंगल होगा वो कितना होगा? 90 डिग्री। उसी को हम लंबवत कहते हैं। अब देखिएगा जितने भी कण हैं वो सब इसके 90 डिग्री पर होंगे, और यहां पर जो गति होगी वो इस तरफ होगी, लेकिन तरंग गति की दिशा जो है उसके लंबवत ही ये गति करेंगे। तो वे क्या कहलाएंगी? अनुप्रस्थ तरंग कहलाएगी, जिसको हम ट्रांसवर्स वेव कहते हैं। और विस्थापन किस तरफ होगा? विस्थापन ऊपर और नीचे होगा, जो ये वेव दिखाई गई है। तो तरंग के सबसे अधिक धनात्मक विस्थापन को, जो तरंग है उसके सबसे अधिक धनात्मक विस्थापन को हम क्या कहते हैं? श्रृंग, यानी कि क्रस्ट, जिसे हम बोलते हैं क्रस्ट। यानी कि अगर हम ऊपर को चल रहे हैं तो यह है प्लस ए एम्पलीट्यूड, और यह है माइनस में एम्पलीट्यूड। यानी कि विस्थापन जो है ऊपर की तरफ प्लस में होगा, पॉजिटिव, और नीचे को अगर हम देखेंगे तो यहां पर जो विस्थापन है वो माइनस यानी कि निगेटिव में है। तो इसी प्रकार अधिक ऋणात्मक विस्थापन गर्त, और इसको हम बोलेंगे गर्त, यानी कि ये पॉइंट जो होगा ये गर्त कहलाएगा और ये पॉइंट क्रस्ट कहलाएगा। पॉजिटिव में ऊपर का हिस्सा जो होता है वो कहलाएगा श्रृंग, जिसको इंग्लिश में क्रस्ट बोलते हैं, और निगेटिव में मोस्ट ऑफ टॉप पॉइंट कहलाएगा गर्त, जिसको हम ट्रफ कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए रस्सी को हिलाने से उत्पन्न तरंग, जैसे मान लो ये कोई रस्सी, हमने यहां से इसको हिलाया, अब इसमें जो तरंग उत्पन्न होगी वो यहां पर दिखाई गई है। तो देखिएगा रस्सी पर प्रत्येक कण की जो भी गति होगी वो कैसी होगी? तरंग की दिशा के लंबवत होगी, चाहे वो ऊपर की साइड हो और चाहे नीचे की तरफ हो। एग्जाम्पल, रस्सी को हिलाने से उत्पन्न तरंग या शांत जल में पत्थर मारने से जल की सतह पर उत्पन्न तरंग जो होती है वो ट्रांसवर्स वेव या अनुप्रस्थ तरंग कहलाएंगी। इसी के साथ नेक्स्ट में अनुदैर्ध्य तरंग, ये भी मैकेनिकल वेव यानी कि यांत्रिक तरंग का सेकेंड टाइप, जिसको अनुदैर्ध्य तरंग बोलते हैं, इंग्लिश में लॉन्गिट्यूडनल वेव हम इसे कहते हैं। अनुदैर्ध्य तरंग होती क्या है? वे तरंगे जिनमें माध्यम के कणों का विस्थापन तरंग की गति की दिशा में होता है। देखिएगा उससे बिल्कुल अपोजिट है, वहां पर माध्यम के कण तरंग की गति के लंबवत थे, यहां पर माध्यम के कण जो हैं वो तरंग की गति के दिशा में ही गति करते हैं। तो यहां पर हम किस तरीके से इसको देख सकते हैं? यदि किसी मुलायम स्प्रिंग के एक सिरे को किसी दीवार पर हम फिक्स कर दें, ये मुलायम कोई स्प्रिंग है, इसके एक सिरे को दीवार पर हमने फिक्स कर दिया और दूसरे सिरे को तेजी से
आगे पीछे किया जाए, इसको हमने तेजी से आगे पीछे किया, तो हम ये देखते हैं कि स्प्रिंग में जगह जगह पर संपीड़न, जिसको कंप्रेशन बोलते हैं, और विरलन, जिसको रिफ्रैक्शन बोलते हैं, वे बन जाते हैं। देखिएगा यहां पर हमने दिखाए गए हैं कि जहां पर स्प्रिंग घना होगा वहां पर संपीड़न की अवस्था, और जहां पर स्प्रिंग थोड़ा दूर दूर होगा वहां पर क्या होगा, विरल अवस्था। ठीक है, यहां पर विरल कंडीशन होगी, विरलन कंडीशन हो जाएगी, जिसको हम बोलते हैं रेयरफैक्शन। अब रेयरफैक्शन और कंप्रेशन की जब इसमें कंडीशन बनेगी तो हमको यह इसमें स्पष्ट हो जाता है कि स्प्रिंग की कुंडली अपनी साम्य स्थिति से गति की दिशा में ही विस्थापित हुई है। यहां स्प्रिंग की कुंडलियां माध्यम के कणों का रूप हैं, और अनुदैर्ध्य तरंग का सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण जो है वो ध्वनि तरंगे हम कह सकते हैं। तो अनुदैर्ध्य तरंगे वे होती हैं जिसमें माध्यम के कण कैसे हों, जिस तरफ तरंग की गति होगी, तरंग हमें इस साइड को चलती हुई दिखाई देंगी, तो उसी साइड में माध्यम के कण भी हमको गति करते हुए दिखाई देने चाहिए। तो हमको कौन सी तरंग मिलेगी, अनुदैर्ध्य तरंग मिलेगी। एग्जाम्पल अगर हम इसका देखें तो यदि किसी मुलायम स्प्रिंग को एक सिरे से दीवार पर फिक्स करें और दूसरे सिरे को तेजी से आगे पीछे किया जाए तो स्प्रिंग जगह जगह पर संपीड़न तथा विरलन बन जाता है। यह हमने अभी आपको समझाया। नेक्स्ट टॉपिक है ध्वनि तरंगे, जिनको इंग्लिश में साउंड वेव कहते हैं। ध्वनि तरंगों को हम किस तरह समझते हैं, ध्यान से देखिएगा। ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य तरंग का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है, इसलिए ध्वनि तरंग भी संपीड़न तथा विरलन के रूप में संचरित होती है। तो इससे हमें यह पता चलता है कि ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य तरंगे की तरह ही संचरित होती है। जब स्वरित्र की भुजा दाईं ओर मुड़ती है तो वह अपने सम्मुख वायु की परतों को संपीड़ित करती है। अब यह हमने एक स्वरित्र बनाया हुआ है, ये जैसे ही कंपन करेगा तो इसकी दोनों भुजा इस तरीके से कंपन करेंगी। अब जब ये कंपन करेंगी तो जैसे ही ये भुजा इधर के साइड जाएगी तो यहां की जो वायु है वो खींच करके यहां पर आएगी और यहां की वायु को यह संपीड़ित करेगी। जो यहां की वायु की परत होगी उसको यह संपीड़ित करती है। तो किसी स्वरित्र द्वारा वायु में उत्पन्न किए जा रहे संपीड़न तथा विरलन के रूप को इस फिगर के माध्यम से हमने दर्शाया है। तो जब स्वरित्र की भुजा दाईं ओर मुड़ती है, जैसे इस स्वरित्र की भुजा दाईं ओर मुड़ी तो वह अपने सम्मुख वायु की परतों को संपीड़ित करती है और यह संपीड़ित परतें अपने सम्मुख स्थित अन्य वायु की परतों को संपीड़ित करती है। यानी कि जैसे ही यहां से ये वेव निकलनी स्टार्ट हुई तो यहां पर आकर के हमने देखा कि यहां पर इसने एक दूसरी परत को संपीड़ित किया। यह संपीड़ित परतें अपने सम्मुख स्थित अन्य वायु की परतों को संपीड़ित करती हैं तथा संपीड़ित की प्रक्रिया आगे बढ़ती रहती है, ऐसे ही आगे बढ़ती रहेगी। परंतु साम्य अवस्था पर रुकने के स्थान पर वह जड़त्व के गुण के कारण बाईं ओर झुक जाती है। इसका मतलब यह है कि भुजा वापस आती है, परंतु साम्य अवस्था पर रुकने के स्थान पर वह जड़त्व का गुण दर्शाती है, जिसके कारण भुजा के स्थान पर अस्थायी निर्वात उत्पन्न हो जाता है। यानी कि जैसे ये यहां से फिर से वापस आएगी तो जहां पर यह भुजा दिखाई दे रही थी वहां पर एक वैक्यूम यानी कि निर्वात स्थापित हो जाता है, जिसे भरने के लिए वायु बाईं ओर गति करती है। अब वायु यहां से बाईं ओर गति करेगी तथा पुनः निर्वात उत्पन्न होता है और वायु पुनः निर्वात को भरने के लिए बाईं ओर गति करती है। इस प्रकार विरलन दाईं ओर आगे बढ़ता रहता है। अब देखिएगा विरलन और संपीड़न की जो भी कंडीशन होती है वो इस स्वरित्र के भुजा के दाईं ओर से बाईं ओर, बाईं ओर से दाईं ओर कंपन करने की वजह से होती है। अब जैसे ही यहां पर विरलन की कंडीशन आएगी तो वेव धीमे हो जाती है और संपीड़न की कंडीशन में वेग थोड़ी सघन हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं घना। ठीक है, यहां पर घनी वेव एक जगह हो जाएगी, जिसको कंप्रेशन की कंडीशन हम कहेंगे। तो विरलन के स्थान पर वायु का दाब तथा घनत्व सामान्य अवस्था से कम होता है
यानी कि जो ये स्थान है ये विरलन का स्थान है, तो यहां पर जो वायु का दाब और घनत्व होगा वो जैसा सामान्य अवस्था पर था वहां से कम हो जाता है। जब संपीड़न में विरलन हमारे श्रवण तंत्र से टकराता है, यानी कि हमारे कानों से टकराता है, जैसे ये वेव चलती चलती हमारे कहां जाएगी, कानों पर टकराएगी, तो हमारे श्रवण तंत्र में सुनने का जो तंत्र है उसमें कंपन पैदा होता है, जिसे हमारा मस्तिष्क ध्वनि के रूप में समझता है। तो यह थी ध्वनि तरंग के बारे में। जैसा कि आपने अभी देखा, इससे आगे हम देखते हैं आयाम, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एम्पलीट्यूड। यह होता क्या है, आइए इसके बारे में देख लेते हैं। माध्यम कण का साम्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन आयाम कहलाता है। माध्यम के जो कण होते हैं उनका साम्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन, यानी कि साम्य स्थिति कौन सी है, इस फिगर में देख लेते हैं। साम्य स्थिति है ये वाली। यहां से जो भी इसका अधिकतम विस्थापन होगा उसको हम आयाम कहेंगे। अब ये निगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। तो अगर निगेटिव कंडीशन में होगा तो निगेटिव लिखेंगे और पॉजिटिव में होगा तो इसको हम पॉजिटिव लिखेंगे। यानी कि इस साम्यावस्था से ये कहीं पर भी हो सकता है। तो जहां पर ये मैक्सिमम होगा वहां तक आयाम की वैल्यू हो जाएगी। इसे हम स्मॉल a से प्रदर्शित करते हैं और इसका मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। तो हमने देखा कि ये विस्थापन जो है ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर हो सकता है और ये वेव इस तरीके से चलती हुई दिखाई देती है। अब इस ऊपर के हिस्से को, इस टॉप व्यू को हम बोलते हैं क्रस्ट, और नीचे का जो हिस्सा इसे बोलते हैं ट्रफ, जिसे हिंदी में श्रृंग बोलते हैं। क्रस्ट को हिंदी में श्रृंग बोलते हैं और ट्रफ को हिंदी में गर्त कहते हैं। अब यहां पर साम्यावस्था से कोई वेव चली तो इस पॉइंट को हम बोलेंगे T/2, और यह जहां तक एक चक्कर कंप्लीट करती है, एक साइकिल कंप्लीट करती है, उसको यहां पर पॉइंट बोलेंगे हम T, जिसको हम कहते हैं आवर्तकाल। तो आधा चक्कर पूरा किया तो उसने आधा आवर्तकाल पूर्ण किया, और यहां पर जो एक साइकिल कंप्लीट की, एक चक्कर पूरा किया, तो वहां पर उसको एक आवर्तकाल यानी कि टोटल T कहेंगे। अब आपने देखा है कि यहां से यहां तक की डिस्टेंस को हमने बोला हुआ है लैम्डा, यानी कि एक साइकिल कंप्लीट करने में वो वेव जितनी दूरी तय करती है उसको हम लैम्डा कहते हैं, और लैम्डा को हम बोलते हैं वेवलेंथ, जिसको हिंदी में तरंग दैर्घ्य कहते हैं। इसको हम आगे भी डिस्कस करेंगे, तो देख लेते हैं। अब देख लेते हैं आवृत्ति क्या होती है, जिसको इंग्लिश में फ्रीक्वेंसी हम कहते हैं। माध्यम के किसी कण द्वारा एक सेकंड में पूरे किए कंपनों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। देखिएगा, आवृत्ति और आवर्तकाल में बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है, तो इसको आप ध्यान से देखिएगा। माध्यम का कोई कण है तो एक सेकंड में वो कितने चक्कर, कितने कंपन की जो कि कंपन करता है, एक सेकंड में वो कितने कंपन करेगा उसको हम गिन लेते हैं। तो उनकी जो भी संख्या होती है वो आवृत्ति होती है। मान लीजिए कि कोई कण है, वो एक सेकंड में 50 बार कंपन करता है, तो उस कण की जो आवृत्ति होगी वो 50 होगी, और इसे हम लिखते हैं स्मॉल n से, और जो इसका मात्रक होता है वो होता है प्रति सेकंड, ये जिसको हम बोलते हैं हर्ट्ज, जिसको Hz से हम लिखते हैं। इसी के साथ आवर्तकाल देख लेते हैं, जिसको टाइम पीरियड बोला जाता है। तो माध्यम के कणों के द्वारा एक कंपन पूर्ण करने में लगा समय। अब देखिएगा, आवृत्ति को हम कह रहे थे कि एक सेकंड में वो जितने कंपन करता है, लेकिन आवर्तकाल को हम ये बोल रहे हैं कि वह कण एक कंपन पूर्ण करने में जितना समय लगाता है उसको हम क्या बोलते हैं, आवर्तकाल कहते हैं, और इसे हम कैपिटल T से लिखते हैं, और इसका मात्रक होता है सेकंड। तो आवर्तकाल को हम 1/, आवृत्ति भी लिख सकते हैं। तो T = 1/n होगा, या हम लिख सकते हैं आवृत्ति = 1/T। इसी के साथ अब बात कर लेते हैं तरंग दैर्घ्य के बारे में, जिसको इंग्लिश में वेवलेंथ कहते हैं। तो एक आवर्तकाल में तरंग द्वारा चली गई दूरी तरंग दैर्घ्य कहलाती है। देखिएगा, आवृत्ति क्या थी, फिर से हम आपको याद दिला दें कि माध्यम के किसी कण द्वारा एक सेकंड में
कंपनों की संख्या आवृत्ति कहलाती है, और आवर्तकाल क्या कहलाता है? उस कण के द्वारा एक कंपन को पूर्ण करने में जो समय लगा वो आवर्तकाल कहलाता है। तो तरंग दैर्ध्य उन्हीं पर अगर हम देखें तो यह होता है कि आवर्तकाल में तरंग द्वारा चली गई दूरी, एक आवर्तकाल में तरंग द्वारा जो दूरी चली जाती है वो तरंग दैर्ध्य कहलाती है, जिसको हम लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं, और इसका मात्रक क्या होता है? मीटर। आइए देख लेते हैं तरंग गति, वेव वेलोसिटी जिसको हम बोलते हैं। तो ये क्या होती है? एक सेकंड में तरंग द्वारा चली गई दूरी तरंग गति कहलाती है, यानी कि एक सेकंड में बात हो रही है, एक सेकंड में तरंग जितनी भी दूरी चलती है वो तरंग गति कहलाती है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि तरंग द्वारा पर सेकंड कितनी दूरी चली जा रही है, तो एक सेकंड की जो दूरी होगी वो तरंग वेलोसिटी कहलाएगी, और इसको हम स्मॉल v से प्रदर्शित करते हैं, और इसका मात्रक होता है मीटर पर सेकंड। अब अगर हम इसका गणितीय रूप देखें तो हम ऐसे देख सकते हैं कि मान लिया कि t सेकंड में तरंग द्वारा चलेगी दूरी कितनी है? लैम्डा है, और एक सेकंड में कितनी हो जाएगी? लैम्डा बाई टी। तो तरंग गति इक्वल टू लैम्डा बाई टी होती है, क्योंकि हमने अभी पढ़ा है कि एक सेकंड में तरंग द्वारा चलेगी दूरी क्या होती है? तरंग गति होती है। तो तरंग गति v इक्वल टू लैम्डा बाई टी हो जाए, तो तरंग गति को हम लिखेंगे लैम्डा बाई टी। तो तरंग गति को हमें पता है कि हम v से प्रदर्शित करते हैं, तो v इक्वल टू लैम्डा बाई टी हो जाएगा, और यहां पर देखिएगा 1/t को हम n लिख सकते हैं, हमने अभी देखा था n इक्वल टू 1/t। तो यहां पर जो तरंग गति v इक्वल टू हम लिखेंगे लैम्डा बाई टी, या फिर हम n लैम्डा उसको लिख सकते हैं, तो इसको याद रखिएगा। अब हम देख लेते हैं समतल प्रगामी सरल आवर्त तरंग, जिसको इंग्लिश में प्लेन प्रोग्रेसिव सिंपल हार्मोनिक वेव कहते हैं। तो यदि किसी माध्यम में हम लगातार तरंग उत्पन्न कर रहे हैं तो माध्यम के कण भी लगातार कंपन करते रहते हैं। यदि कंपनों की आवृत्ति, आयाम तथा तरंग गति निश्चित रहे, कहने का मतलब यह है कि यदि कंपनों की आवृत्ति, आयाम तथा तरंग गति निश्चित रहें तथा समय के साथ न बदलें, तो इस प्रकार की तरंग को समतल प्रगामी सरल आवर्त तरंग या सरल प्रगामी तरंग कहते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। फिगर के माध्यम से समझ लेते हैं कि कोई हमारे पास ये तरंग दिखाई हुई है, ठीक है, ये तरंग गति कर रही है, हार्मोनिक मोशन है, ये इसकी साम्यावस्था पर कोई पॉइंट P है, और पॉजिटिव में इसका जो एम्पलीट्यूड है वो +a और निगेटिव में -a है। अब हम देख रहे हैं कि जो इसका एक साइकिल में तय की गई डिस्टेंस क्या कहलाएगी? वेवलेंथ कहलाएगी, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस हमने मान ली x है। मतलब यहां पर कोई P पॉइंट, इस टॉप स्थिति पर Q पॉइंट है, यहां पर R पॉइंट, और यहां पर क्या है? S। ये कण है। तो S कण तक की डिस्टेंस हमने कितनी मानी है? x। और तरंग की जो गति है वो +x की तरफ हम ले रहे हैं। तो सरल प्रगामी तरंग का जो समीकरण होगा वो किस प्रकार होगा? माना किसी सरल प्रगामी तरंग का आयाम कितना है? a है, और उस सरल प्रगामी तरंग का आवर्तकाल t है, और तरंग दैर्ध्य हमने माना लैम्डा, और तरंग गति कितनी है? v है। तो साथ ही साथ उस समतल प्रगामी सरल आवर्त तरंग का कोणीय आवृत्ति हमने मान ली ओमेगा। तो यदि किसी समय t पर मूल बिंदु पर स्थित माध्यम के कण P, यानी कि जो ये मूल बिंदु पर स्थित कण है P, इसकी किसी t समय पर इसका विस्थापन y इक्वल टू a sin ओमेगा t हो, कितना हो? y इक्वल टू a sin ओमेगा t, क्योंकि विस्थापन को हम किससे लिखते हैं? y से लिखते हैं। तो इसका विस्थापन अगर किसी t समय पर कितना हो जाए? a sin ओमेगा t, तो मूल बिंदु से x दूरी पर स्थित जो कण s है, हमने बताया था कि मूल बिंदु से जो x दूरी पर स्थित कण क्या है? s है, उस पर तरंग x अपॉन v देर बाद पहुंचेगी। कितनी देर बाद पहुंचेगी? x अपॉन v देर बाद पहुंचेगी। अब x अपॉन v देर बाद जो ये तरंग पहुंच रही है कहां पर? s बिंदु पर,
तो ये किस तरीके से पहुंच रही है, क्योंकि हम जानते हैं कि v इक्वल टू क्या होता है, x अपॉन टी होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो t इक्वल टू क्या हो जाएगा, x अपॉन v, यानी कि दूरी अपॉन वेलोसिटी। तो यहां से हम देख रहे हैं कि x दूरी पर स्थित कण s पर तरंग x अपॉन v देर बाद पहुंचेगी, यानी कि t समय बाद पहुंचेगी। इसको हम क्या लिख सकते हैं, t भी लिख सकते हैं। तो कण s कण p से x अपॉन v यानी कि t सेकंड पीछे है और तरंग प्लस x की दिशा में गति कर रही है। यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि तरंग प्लस x की तरफ गति कर रही है या माइनस x की तरफ गति कर रही है। इसलिए कण का जो s कण है उसका t समय पर विस्थापन का जो समीकरण होगा वो क्या होगा, y इक्वल टू a साइन ओमेगा t माइनस एक्स अपॉन v। अब ये माइनस एक्स अपॉन वी कहां से आया, ये जो है वह टाइम है जिससे कि वो मूल बिंदु से एस कण तक वेव पहुंच रही है। तो एक्स अपॉन वी देरी से पहुंच रही है, तो इसलिए इस टाइम में से इसको माइनस किया गया है। अगर वो पहले पहुंचती तो इसको प्लस कर देते, लेकिन देर से पहुंच रही है तो हम क्या कर रहे हैं, माइनस। तो y इक्वल टू ए साइन 2 पाई एन और t माइनस एक्स अपॉन वी, यानी कि जो ओमेगा होता है उसको हम क्या लिखते हैं, 2 पाई एन लिखते हैं। ये याद रखिएगा, ये हमने फिजिक्स फर्स्ट में पढ़ लिया था। तो y इक्वल टू ए साइन 2 पाई और जो ये n है इसको हम अंदर मल्टीप्लाई अगर कर दें तो हम यह भी जानते हैं कि वी टी इक्वल टू लैम्डा होता है, ठीक है। और n इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन टी। तो जहां पर n है अगर हम वहां पर 1 अपॉन टी को रख दें तो क्या मिलता है, a साइन 2 पाई टी अपॉन कैपिटल टी माइनस एक्स अपॉन वी कैपिटल टी। अब ये कैपिटल टी क्या है, यह है आवर्तकाल। तो y इक्वल टू ए साइन 2 पाई स्मॉल टी अपॉन कैपिटल टी यानी कि आवर्तकाल और माइनस वी टी की जो वैल्यू होती है वो होती है लैम्डा के बराबर, तो एक्स अपॉन लैम्डा हो जाएगा। और यही जो समीकरण होगा ये सरल प्रगामी तरंग का विस्थापन का सामान्य समीकरण है, जो मूल बिंदु से x दूरी पर स्थित है और तरंग प्लस x दिशा में गति कर रही है। याद रखिएगा, तरंग प्लस x दिशा में गति कर रही है। अब यदि वो माइनस x दिशा में गति करे तो जहां पर माइनस था x की जगह पर, जहां माइनस था वहां पर क्या आ जाएगा, प्लस x आ जाएगा। तो समीकरण बनेगा y इक्वल टू ए साइन 2 पाई स्मॉल टी अपॉन कैपिटल टी और प्लस में x अपॉन लैम्डा। यह आपको याद रखना होगा। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं कला यानी कि फेज की। फेज क्या होता है, कंपन करते हुए कण की वह राशि जिससे कण के विस्थापन तथा दिशा का ज्ञान होता है। यानी कि जो कण है उसका जो विस्थापन है वो किस दिशा में है उससे पता लगता है, वो है फेज। तो वो क्या कहलाता है, कला कहलाती है। अब इसको समझते हैं। तो मान लिया एक समतल प्रगामी सरल आवर्त तरंग प्लस x दिशा में गति कर रहा है, यानी कि ये जो एक तरंग है वो गति कर रहा है प्लस x दिशा में, इस साइड में। क्लियर है। किसी क्षण t समय पर x दूरी पर स्थिति किसी कण का विस्थापन, x दूरी पर स्थित किसी कण का विस्थापन कितना होगा, जो हमने अभी फॉर्मूला देखा था, y इक्वल टू ए साइन 2 पाई टी अपॉन टी माइनस एक्स अपॉन लैम्डा। अब ये फॉर्मूला कहां से आया, हमने देखा था कि x दिशा में प्लस x दिशा में गति करते हुए कण का जो भी विस्थापन होगा वो क्या होगा, ये होगा। तो यहां से हमने फॉर्मूला लिखा और हम देख रहे हैं कि जो 2 पाई और टी अपॉन टी माइनस एक्स अपॉन लैम्डा जो टर्म है उसको हम क्या बोलते हैं, कला बोलते हैं, फेज बोलते हैं, जिसको हम फाई से लिखते हैं और इसी फाई को हम बोलते हैं फेज। ये याद रखिएगा। फेज के बाद आता है फेज डिफरेंस, जिसको इंग्लिश में फेज डिफरेंस बोला गया है और हिंदी में कलांतर बोलते हैं। तो इसको समझ लेते हैं कि कोई कण है A और कण है B, मूल बिंदु से x1 और x2 डिस्टेंस पर है, यानी कि जो कण A है वो x1 दूरी पर है और x2 है वो B दूरी पर है। जो कण B है वो x2 दूरी पर है, यानी कि हम कहना यह चाह रहे हैं कि जो कण A है वो x1 दूरी पर है, कहां से, मूल बिंदु से, साम्यावस्था से, और जो कण B है वो x2 दूरी पर है, मूल बिंदु O से।
और इनकी जो कलाएं हैं, यदि हमने मान ली कि ए कण की जो कला है वो कितनी है, इनके फेस φ1 और बी कण का जो फेस है वो φ2 है, तो हम फॉर्मूला से लिख देंगे φ1 इक्वल टू 2 पाई टी अपॉन टी माइनस x1 अपॉन लैम्डा और φ2 इक्वल टू 2 पाई टी अपॉन टी माइनस x2 अपॉन लैम्डा। x1 लिया है ए कण के लिए और x2 लिया है बी कण के लिए। तो फेस डिफरेंस बताना है तो दोनों के फेस हो गए, तो इनका डिफरेंस हम निकालेंगे तो φ1 माइनस φ2 और इससे हम दोनों को माइनस में रख देंगे, तो यहां से 2 पाई कॉमन लेने पर हमें बचता है टी अपॉन टी माइनस x1 अपॉन लैम्डा माइनस टी अपॉन टी माइनस x2 अपॉन लैम्डा। जैसे ही हम इस माइनस को ब्रैकेट के साथ खोलते हैं तो ये अंदर का जो माइनस का चिन्ह है वो प्लस हो जाता है। अब टी अपॉन टी और टी अपॉन टी से ये कैंसिल आउट हो जाता है, तो 2 पाई इक्वल टू x2 अपॉन लैम्डा माइनस x1 अपॉन लैम्डा बचेगा और लैम्डा दोनों ये इसमें से कॉमन निकलेंगे, तो 2 पाई अपॉन लैम्डा x2 माइनस x1 होता है और x2 माइनस x1 को हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा x लिख सकते हैं। तो φ1 माइनस φ2 जो फेस डिफरेंस है वो कितना आया, 2 पाई अपॉन लैम्डा इंटू डेल्टा x। तो हम यहां पर कह सकते हैं कि डेल्टा x क्या है, पथांतर है, यानी कि डेल्टा x को हम क्या बोलते हैं, पथांतर बोलते हैं, यानी कि पथ का अंतर, दोनों के पथ का अंतर पथांतर होगा। आता है डेल्टा x दूर स्थित किन्हीं दो कणों की कलाओं के मध्य किसी क्षण कलांतर का मान कितना होता है, 2 पाई अपॉन लैम्डा डेल्टा x होता है। अब यहां पर हम देख लेते हैं तरंगों के अध्यारोपण का सिद्धांत, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो किसी डोरी के दोनों सिरों पर उत्पन्न तरंग स्पंदन समीप आ रहा है, यानी कि हम क्या देख रहे हैं कि पहले फिगर को हम समझ लेते हैं, उसके बाद ये डेफिनेशन को हम देख लेंगे। तो फिगर को देखते हैं। फर्स्ट में ये कोई रस्सी है, डोरी है, इसके दोनों सिरों पर तरंग स्पंदन एक दूसरे के समीप आ रहे हैं। एक सिरा ये है तो इस पर ये तरंग स्पंदन है और दूसरे सिरे पर ये तरंग स्पंदन है, ये एक दूसरे के आ रहे हैं, पास आ रहे हैं। हमने इस एरो के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश की है कि एक दूसरे के पास आ रहे हैं। सेकंड फिगर में हम देखते हैं दोनों स्पंदन एक दूसरे पर अध्यारोपित होने को तैयार हैं, यानी कि एक दूसरे पर अध्यारोपित होने पर तैयार हैं, सुपरपोज होने पर तैयार हैं। क्लियर है। अब नेक्स्ट फिगर में स्पंदनों का अध्यारोपण होता हुआ दिखाया गया है, यानी कि यहां पर जो स्पंदन है, तरंग स्पंदन, उन दोनों का अध्यारोपण हो चुका है। और फिगर डी में ये क्या होता है कि अपनी मूल आकृति में गति करते हुए निकल जाते हैं, यानी कि जैसे थे वैसे ही गति करते हुए एक दूसरे से पार निकल जाते हैं, यानी कि ये वाला स्पंदन यहां से निकलता हो जाता है और ये वाला स्पंदन अपनी गति के अनुसार इधर से निकलता हुआ चला जाता है और दोनों स्पंदन एक दूसरे को प्रभावित किए बिना गति करते हैं। इसी प्रकार हमने यहां पर देखा कि अगर इस तरीके से दोनों सिरों पर दो स्पंदन दिखाए गए हैं, दो तरंग स्पंदन दिखाए गए हैं, तो क्या होगा, जब ये दोनों आपस में सुपरपोज करते हैं तो ये इस तरीके से दिखाई देते हैं सुपरपोज होने से पहले। अब जैसे ये सुपरपोज होते हैं तो यहां पर तरंग हमें बिल्कुल सीधी दिखाई देती है और एक दूसरे को बिना प्रभावित किए अपनी गति के अनुसार ये एक दूसरे को पार करके निकल जाते हैं। तो कंडीशन जो होगी वो इस तरीके से बनती है। तो ये होता है तरंगों का अध्यारोपण का सिद्धांत। अब इसका सिद्धांत थ्योरेटिकली क्या होता है उसको देख लेते हैं। तो तरंगों के अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार जब दो या दो से अधिक प्रगामी तरंगें किसी माध्यम से एक साथ गुजरती हैं तो वे एक दूसरे को प्रभावित नहीं करती हैं तथा परिणामी विस्थापन का मान तरंगों के विस्थापन का सदिश योग होता है। यह आप याद रखिएगा, क्या होता है, सदिश योग होता है। और यह सिद्धांत छोटे आयाम की तरंगों के लिए उपयुक्त होता है। और नोट पॉइंट हमने यहां पर आपको दिखाया गया है कि यह यांत्रिक तरंगें तथा विद्युत चुंबकीय तरंगों दोनों पर लागू होता है। जो तरंगों का अध्यारोपण का सिद्धांत है वह विद्युत चुंबकीय तरंग और यांत्रिक तरंग दोनों प्रकार की तरंगों पर लागू होता है। नेक्स्ट और मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है सरल आवर्त गति, जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में सिंपल हार्मोनिक मोशन और इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है SHM।
ये होता क्या है, इस प्रकार की कंपन गति जिसका आयाम यानी कि एम्पलीट्यूड तथा आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी स्थिर रहे तथा गति किसी साम्य स्थिति से इधर उधर हो, तो आवर्त गति यानी कि हम बोल सकते हैं कि सरल आवर्त गति कहलाती है। यानी कि उस कण के कंपन को हम सरल आवर्त गति कहेंगे। क्लियर है? और सरल आवर्त गति करते हुए किसी वस्तु का गणितीय सूत्र हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर एग्जाम में हर बार ये एग्जाम में पूछा ही जाता है। तो नेक्स्ट वीडियो सरल आवर्त गति का गणितीय सूत्र और उसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही। बने रहिएगा आपके अपने चैनल जीवन क्लासेस में। और जो इस चैनल पर नए हैं, जो भी स्टूडेंट्स इस चैनल पर नए जुड़े हैं हमारे साथ, वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप पर सबसे पहले पहुंच सके और आप उस वीडियो को सबसे पहले वॉच कर सके। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।